तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर कितने सिग्नल्स होते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर में साइक्लोहेक्सेन का अगर सिग्नल पूछे तो उससे सही कर लेना कि एक सिग्नल मिलता है। ठीक है, एनएमआर में एक सिग्नल मिलता है साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। और बाकी अगर टेम्परेचर या फिर चेयर फॉर्म या फिर बोट फॉर्म के बारे में पूछा जाए या फिर -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको बताना है कि 2 सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एथिल एल्कोहल के प्योर फॉर्म व, एक क्वेश्चन था जो पूछा था एथिल एल्कोहल के प्योर फॉर्म व एक्वेटिक सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन के लिए पाए जाने वाले एनएमआर में डिफरेंस क्या है। जो एनएमआर सिग्नल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्यों है ये अलग अलग। ठीक है, लिखो, यदि आंसर लिखो, यदि एथेनॉल का एनएमआर प्योर फॉर्म में लिया जाता है, यदि एथेनॉल का एनएमआर प्योर फॉर्म के अंदर लिया जाता है तो CH2 ग्रुप, तो CH2 ग्रुप 3 मेथिल प्रोटॉन व CH2 ग्रुप 3 मेथिल प्रोटॉन व एक OH प्रोटॉन द्वारा, एक OH प्रोटॉन, प्रोटॉन समझ रहे हो, हाइड्रोजन को बोल रही हूँ, प्रोटॉन द्वारा 5 पार्ट में स्प्लिट रहता है। स्प्लिटिंग समझ में आई थी लास्ट लेक्चर में? जिसको नहीं आई लास्ट लेक्चर अच्छे से देखे। तो एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, मैंने बोला कि यदि CH2 है, ये CH2, ये क्या करता है, 3 मेथिल प्रोटॉन, मतलब ये 3 तो मेथिल के प्रोटॉन हो गए, इसके तो 4 स्प्लिटिंग होगी और इसकी होगी 1। ठीक है, तो एक OH प्रोटॉन द्वारा, मतलब टोटल कितना है, 3 तो इसके हो गए, 1 इसका हो गया, तो टोटल हो गया 4। 4 + 1 = 5, ये बोला है मैंने। ठीक है, इसको छोड़ो, ऐसे समझो। समझ में आ गया? 5 पार्ट में स्प्लिट रहता है, अर्थात क्विंटेट बनाता है। कल हमने क्विंटेट भी पढ़ा था, क्विंटेट, क्वाड्रेट, ट्रिपलेट सारे पढ़े हैं। अर्थात क्विंटेट बनाता है, जबकि एक्वेटिक सॉल्यूशन में, एक्वेटिक सॉल्यूशन जलीय विलयन में OH ग्रुप द्वारा, एक्वेटिक सॉल्यूशन में OH ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, H बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये इनएक्टिव हो जाता है, ये अक्रिय हो जाता है और CH2 ग्रुप और CH2 ग्रुप के प्रोटॉन क्वाड्रेट में टूटते हैं। ठीक है, क्वाड्रेट में टूटते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे पास 2, मैंने अलग अलग पात्र लिए,
इसमें मैंने डाला है CH3CH2OH मतलब एथिल एल्कोहल। यहाँ पर मैंने CH2OH, इसका बॉन्ड बन गया दूसरे वाले एल्कोहल या फिर एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है तो H2O के साथ में हाइड्रोजन बंद, इसकी वजह से ये OH का हाइड्रोजन अक्रिय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो जहाँ पर मुझे 5 टाइम स्प्लिटिंग मिल रही थी, यहाँ पे 5 बार स्प्लिटिंग हो रहा था, तो एक हाइड्रोजन अक्रिय होने की वजह से ये 4 बार ही एक कम हो गया, तो ये इसकी स्प्लिटिंग 4 पार्ट के अंदर ही हो पाएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेट मिलेगा। क्विंटेट हमें कब मिलता है? जब एल्कोहल के साथ में स्प्लिटिंग हो, ओनली एल्कोहल, एथिल एल्कोहल होना चाहिए, लेकिन इस वाले में हमारे को एल्कोहल का जलीय विलयन मिला है। ठीक है, इसलिए ये अक्रिय हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको अलग अलग डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आप समझ सकते हो, डायग्राम बना के भी लिख लो इसको। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ था तो मैंने आपको करवा दिया। और कोई का भी एक्वस, देखो और कोई का एक्वस सॉल्यूशन भी आ जाए ना जिसके अंदर हाइड्रोजन बंद बन रहा है, तो वहाँ एक हाइड्रोजन इनएक्टिव हो जाता है अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चुंबकीय विषमदेशिकता प्रभाव, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी या फिर चुंबकीय विषमदेशिकता, किसे कहा जाता है? ठीक है, लिखो, वे कंपाउंड जिनमें पाई बंध उपस्थित हो, वे कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रूप से चक्कर लगाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लाइजेशन होता है, समझ रहे हो? पाई साइक्लाइजेशन, अनुनाद, है ना? पाई इलेक्ट्रॉनों का साइक्लाइजेशन या चक्कर लगाने के कारण करंट का फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। साइक्लाइजेशन से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। इस करंट की वजह से उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है और अलाइन हो जाता है तथा उनसे जुड़े प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाते हैं। अलाइन हो जाता है तथा उनसे जुड़े प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या हो गए? यहाँ पे डीशील्डेड हो गए। ठीक है, जिससे उनके केमिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं। केमिकल शिफ्ट
बढ़ जाते हैं या ज़्यादा हो जाता है। रासायनिक विस्थापन ज़्यादा हो जाता है। इस अवधारणा को मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी कहा जाता है। इस अवधारणा को चुंबकीय विषमदेशिकता कहा जाता है। देखो, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड, पाई बॉन्ड के साइक्लाइजेशन से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलाइन हो गए। अलाइन होने की वजह से जो प्रोटॉन थे, जो भी प्रोटॉन जुड़े हुए थे, वो डी शील्डेड हो गए। और मैंने पहले भी बताया था, यदि प्रोटॉन डी शील्डेड हो जाए तो केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ जाता है, और केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ने को ही क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी का नाम दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट और एक अच्छा टॉपिक है हमारा, लिखो तुल्य अतुल्य प्रोटॉन। तुल्य अतुल्य प्रोटॉन किससे बोला जाता है, या फिर ये प्रोटॉन्स क्या होते हैं वो बताना है हमें। लिखो तुल्य प्रोटॉन, लिखो पहले फर्स्ट टॉपिक डालो तुल्य प्रोटॉन। बहुत इजी है, लिखो किसी अणु में विद्यमान प्रोटॉन का, किसी अणु में विद्यमान प्रोटॉन का केमिकल एनवायरनमेंट, रासायनिक वातावरण, जो केमिकल एनवायरनमेंट है प्रोटॉन का, वो अगर सेम हो, ठीक है, हम प्रोटॉन का एनवायरनमेंट ही तो देखते हैं, वो यदि सेम हो, समान हो, तो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस भी सेम होती है। उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी सेम होती है। और पीएमआर स्पेक्ट्रम में ये प्रोटॉन पीएमआर स्पेक्ट्रम में ये प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। में अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? इनका अब्जॉर्प्शन होता है। इन्हें क्या बोला जाता है? तुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, इनके रासायनिक शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट के मान भी समान होते हैं। इनके केमिकल शिफ्ट भी समान होते हैं, सेम नेचर दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अतुल्य प्रोटॉन लिखो। ये तो समझ में आ गया ना, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम, केमिकल रिएक्शन सेम, पीएमआर स्पेक्ट्रम में मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन भी सेम करते हैं, उनका केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन भी सेम होता है, वो क्या कहलाते हैं? तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। अतुल्य प्रोटॉन लिखो। किसी अणु में उपस्थित प्रोटॉन्स का केमिकल नेचर, या फिर आप लिख सकते हो केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो। केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट हो तो सब कुछ ही डिफरेंट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शंस भी डिफरेंट हो जाएगी, रासायनिक शिफ्ट के मान भी डिफरेंट हो जाएंगे, तो उनका केमिकल शिफ्ट भी
अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं भी डिफरेंट हो जाती है और उन्हें अतुल्य प्रोटॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा छोटी सी हेडिंग है वो लिखो, शिफ्ट अभिकर्मक क्या होते हैं? शिफ्ट रिएजेंट, ये बताना है हमें। तो शिफ्ट अभिकर्मक हेडिंग डालो SHIFT, शिफ्ट रिएजेंट लिखो। प्रत्येक प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण किए बिना अवशोषण प्रारूप फैलाने के लिए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोल सकते हो आप, दिखाने के लिए या फैलाने के लिए आवश्यक अभिकर्मक या यूज आने वाले अभिकर्मक NMR समारोपण अभिकर्मक, NMR समारोपण अभिकर्मक या शिफ्ट अभिकर्मक, शिफ्ट रिएजेंट कहलाते हैं। शिफ्ट रिएजेंट कहलाते हैं। देखो क्या है इसका मतलब कि जो दिया गया चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसमें परिवर्तन किए बिना ही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दर्शाने वाले, है ना। मतलब आपने कोई से बाहरी मैग्नेटिक फील्ड इनको प्रोवाइड करा तो भी ये उसका अब्जॉर्प्शन नहीं करते हुए अपना स्पेक्ट्रम शो करते हैं, वो अभिकर्मक शिफ्ट अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक है, एंड में तो सबको स्पेक्ट्रा ही दर्शाना है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल, यूरोपियम, यूरोपियम को DPM में मापा जाता है। ठीक है, सॉरी DPM में मापा नहीं जाता, DPM है EU DPM लिखना है ना। यूरोपियम लिखो, ट्रिस डाईपिवेलोमेथनेटो, अजीब सा नाम है, डाईपिवेलोमेथनेटो, ट्रिस डाईपिवेलोमेथनेटो DPM। यूरोपियम इसका नाम है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है EU DPM का? ट्रिस डाईपिवेलोमेथनेटो यूरोपियम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अब ये क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है। आप इतना भी लिख लोगे ना तो बहुत है। ठीक है, ये 1-1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा इसको बड़ा चढ़ा के फिर इसका स्पेक्ट्रा निकालना नॉट मच नीडेड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कपलिंग कांस्टेंट, युग्मन स्थिरांक। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये युग्मन स्थिरांक। इसमें से भले ही आपको 1.5 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, छोटा भी पूछ सकते हैं, बड़ा भी। तो हमने इसको पढ़ लेते हैं। युग्मन, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, युग्मन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? क्या इसका मान अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के मान पर निर्भर करता है? समझाइए। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, युग्मन स्थिरांक पर टिप्पणी दीजिए तथा इसके मान में लगाए गए, इसका जो मान है वो चुंबकीय क्षेत्र के मान पर निर्भर कैसे करता है वो समझाना। लिखो कपलिंग कांस्टेंट हेडिंग डाल के, किसी मल्टीप्लेट के
किसी मल्टीप्लेट, क्या होता है मल्टीप्लेट, सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट, है ना, ये सब पढ़े हैं ना हमने। वैसा ही मल्टीप्लेट होता है जो बहुत सारे सिग्नल्स को शो करता है, बहुत सारी पीक्स को शो करता है। ठीक है, तो लिखो किसी मल्टीप्लेट के दो निकटतम शिखरों के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी, केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी युग्मन स्थिरांक कपलिंग कांस्टेंट कहलाती है। देखो दो हमारे पास पीक है मल्टीप्लेट की, ये एक पीक, ये दूसरी पीक, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कपलिंग कांस्टेंट है ना, इनकी बीच की दूरी, इसे जे से दर्शाया जाता है। जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो हमें इस प्रकार के कुछ स्पेक्ट्रम और पीक्स मिलती है। कल भी हमने डबलेट ट्रिपलेट पढ़े थे, ये सारी उसकी पीक है, कल भी मैंने बताया था इसे पीक बोलते। तो इसके बीच की और दूसरे के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, कपलिंग कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, युग्मन स्थिरांक कहलाती है। लिखो युग्मन स्थिरांक का मान, युग्मन स्थिरांक का मान युग्मन करने वाले नियतांक, युग्मन करने वाले कांस्टेंट और उसके केमिकल एनवायरनमेंट, रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। युग्मन करने वाले प्रोटॉन, युग्मन स्थिरांक का मान युग्मन करने वाले प्रोटॉन एवं उस प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट, रासायनिक एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। इस बात पर नहीं कि एनएमआर स्पेक्ट्रम किस चुंबकीय क्षेत्र से लिया गया है। सिंपल सी बात बोली मैंने कि जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका मान कोई भी एनएमआर के चुंबकीय क्षेत्र पे, मतलब जिससे वो ऑब्जर्व है ना, एब्जॉर्व होता है ना चुंबकीय क्षेत्र में से स्पेक्ट्रा, तो उस पे निर्भर नहीं करता है कभी भी। ये जो प्रोटॉन है जो हमें दिया हुआ है, प्रोटॉन हाइड्रोजन है, उसके एनवायरनमेंट पे, उसके रासायनिक वातावरण पे और उस प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, आया समझ में इतना। इसे जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम किसी चुंबकीय क्षेत्र से लिया गया है, किस चुंबकीय क्षेत्र से लिया गया है इस पर डिपेंड नहीं करता है, किस चुंबकीय क्षेत्र से लिया गया है। वही तो बताया मैंने कि कौन से चुंबकीय क्षेत्र से लिया गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इसके वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज में आती है। अब देखो ये 3 प्रकार का होता है, जो स्थिरांक है वो 3 प्रकार का होता है। तीन टाइप हैं इसके। फर्स्ट लिखो जैमिनल युग्मन स्थिरांक, जैमिनल कपलिंग कांस्टेंट। लिखो ये स्ट्रक्चर बनाओ, एक कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे। लिखो इसे 2J, 2 देन स्मॉल j,
इसे 2J द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे, है ना, इसकी बता रही हूँ मैं, 2J द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ युग्मित प्रोटॉनों के बीच बंधों की संख्या, यह दो युग्मित प्रोटॉनों के बीच बंधों की संख्या है। यह दो युग्मित प्रोटॉनों के बीच बंधों की संख्या है। इसका मान 0 से 30 हर्ट्ज तक होता है। 0 से 30 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, ये है हमारा जेमिनल कंपाउंड। 2J से इसको शो कर दिया और 0 से 30 हर्ट्ज तक इसका होता है। ठीक है, अब लिखो सेकंड, विसिनल युग्मन स्थिरांक। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट, मैंने CC लिख दिया। विसिनल कपलिंग कांस्टेंट लिखो, इसे 3J, ऐसे, इसे 3J से इस प्रकार से दर्शाते हैं। यह 3 युग्मित प्रोटॉनों के मध्य बंध की संख्या है। जिसका मान 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है। फिर ये बना लेना 3J और 6 to 8 हर्ट्ज के बीच इसका मान है, इसकी वैल्यू है। देखो, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो वो जेमिनल हो गया। अलग अलग कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, अरे 0 से 20 हर्ट्ज तक तो होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना, ये एग्जांपल दिए, उसकी 6 to 8 हर्ट्ज है। अब लिखो थर्ड, ये 2 लिखने के बाद तीसरा लिखो, दीर्घ परासी युग्मन स्थिरांक, लॉन्ग रेंज कपलिंग कांस्टेंट। दीर्घ परासी लिखो, इसे 4J या 5J द्वारा दर्शाया जाता है, या 5J द्वारा दर्शाया जाता है। दीर्घ परासी का मतलब समझ में आया? दूर दूर, ये हाइड्रोजन इससे बहुत दूरी पर है। यहाँ पे दोनों पास पास थे और वहाँ पे एक ही कार्बन पे थे, ये डिफरेंस है। ठीक है, लिखो, इसमें 4 या 5 युग्मित प्रोटॉनों के मध्य बंधों की संख्या बनती है। जीरो से 3 हर्ट्ज के मध्य इसका मान होता है। एग्जाम्पल लिखना, 0 से 3 हर्ट्ज के मध्य इसका मान होता है, ये बना लेना। एग्जाम्पल में लिखो, युग्मन स्थिरांक का मान प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के मान पर निर्भर नहीं करता है। तो जो युग्मन स्थिरांक है उसकी वैल्यू जो हम प्रोवाइड करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लिखो, ऐसा इसीलिए है क्योंकि
चक्रण चक्रण निकट युग्मन, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। चक्रण चक्रण युग्मन निकटतम प्रोटॉन के चुंबकीय आघूर्ण, निकटतम प्रोटॉन के चुंबकीय आघूर्ण के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, जो स्वयं भी अनुप्रयुक्त या प्रोवाइडेड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं होता है, जो खुद भी अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। देखो आपको अगर क्वेश्चन में पूछ लेना कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान, मतलब जो युग्मन स्थिरांक है उसका मान चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर क्यों नहीं करता, तो इसका एक ही आंसर है कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के थ्रू जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट आता है उसका खुद का मान डिपेंड नहीं करता अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स पे, तो ये क्यों करेगा, बस इतना ही बताना है। और वैसे भी ये चुंबकीय आघूर्ण के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र पे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।